हेलो स्टूडेंट, मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर। मैथ्स का जो डर है उसको थोड़ा सा आसान करने भी आए हैं और मैथ्स से आपको रूबरू कराने भी आए हैं कि मतलब मैथ्स जो लोग कहते हैं ना कि 11th का वेटेज नहीं है 12th क्लास में, जो 11th में हुआ उसको छोड़ दो, अब 12th की नई शुरुआत करते हैं। मैं भी यही कहती हूँ कि जो 11th में पढ़ा है उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उन्हीं एक्सपीरियंस की बेसिस पे हम अपना फ्यूचर डिसाइड करने का सोचते हैं। अगर मैं बताऊं कि अगर आपने 1-2 क्लास में होल नंबर पढ़ा था, 3 में आपने अगर इंटीजर पढ़ा था, 7th-8 में अगर आपने रेशनल नंबर पढ़ा था, तो क्या उसका यूज़ नहीं है? बिल्कुल उसका यूज़ होता है। हम आज भी इंटीजर, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। इवन हम अपने सेट में, रिलेशन एंड फंक्शन में उसको पढ़ते हैं। तो बस हम ये चीज़ों को ऐसा क्यों बोलते हैं कि उसका यूज़ नहीं है। तो बस इतना ही बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास टाइम है, आप न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हो, 12th की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, 11th चाहे जैसा भी रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो 12th के जो चैप्टर्स हैं जिसमें 11th का यूज होता है, मतलब 12th के वो चैप्टर जो 11th के चैप्टर पे बेस्ड हैं, वो चैप्टर हम आपको कराते कराते 11th का भी इंफॉर्मेशन देते हुए चलेंगे। लेकिन अगर मेरी मानो तो टाइम निकाल के थोड़ा सा 11th के उन चैप्टर्स को अलग से पढ़ लो अभी, क्योंकि जब भी आप 12th स्टार्ट करोगे ना तो लोग आपको कहेंगे कि हाँ 11th में पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक 11th में पढ़ा हुआ है, उसी पे बेस्ड है, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वो पढ़ाएंगे नहीं आपको। मैं तो कोशिश करूंगी कि आपको वहाँ पढ़ा दूँ, लेकिन हाँ एक सेफ गेम खेलने के लिए प्लीज़ आप उसको अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, बहुत कम है। तो क्लास 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11th फॉर क्लास 12th आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा स्माइली, और आगे बात करते हुए चलेंगे वो चैप्टर कौन कौन से हैं 12th के जो 11th पे आते हैं। पहली बात तो आप ये याद रखिए कि अपने मैथ्स का जो सिलेबस है पूरा 13 चैप्टर दिमाग में होना चाहिए। रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और साथ में प्रोबेबिलिटी। 13 चैप्टर ये दिमाग में रहने चाहिए। टॉपिक तो आप पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये टॉपिक ऐसा है। जब भी चैप्टर का नाम आए ना, 12th का नाम आए, मैथ्स में 13 चैप्टर आपके दिमाग में दिखना चाहिए, लाइन वाइज लाइन। और बात कर लेते हैं चैप्टर पढ़ते पढ़ते जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो उस चैप्टर पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट भी दिमाग में दिखना चाहिए। ध्यान से इस बात को रखिएगा। अब बात कर लेते हैं क्या कि हमारा जो क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है वो 11th क्लास के 2 चैप्टर पर डिपेंड करता है, सेट एंड रिलेशन। आपको एक बात बता दे बच्चा, हम सेट एंड रिलेशन क्लास 11th में स्टार्ट होता है। रिलेशन एंड फंक्शन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं सेट और रिलेशन आ जाता है। पूरा का पूरा कैलकुलस सेट और रिलेशन एंड फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो आप इसको स्किप मत कीजिए, 11th में ही एक बार क्लियर कर लीजिए, वरना 12th के बच्चे यही कहते हैं मैम आज तक मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया। टॉपिक समझ नहीं आया क्योंकि आपने इसका इनिशियली जो बेस था उसको ही ढंग से नहीं देखा है। तो प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो चैप्टर्स हैं इनको कवर करने के लिए इनको पढ़ते जाइए, क्योंकि जो चैप्टर्स यहाँ बगल में लिखे हुए हैं जो इन पे बेस्ड हैं, डिपेंड करते हैं, ये आपके 12th का लगभग मैक्सिमम स्कोर कवर करता है। दूसरा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं उनकी प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको हर जगह दिखेगी उनकी प्रॉपर्टी। तो अभी से एक नोट बना लो, फॉर्मूले वहीं पर लिखते जाओ, एक फॉर्मूले का नोटबुक बना लो। थर्ड चैप्टर कैलकुलस में 5 चैप्टर होते हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल। लेकिन इसमें से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और साथ में कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वो इन 2 चैप्टर पे डिपेंड करता है। लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट कैलकुलस की शुरुआत आपके 11th क्लास में ही हो जाती है लिमिट एंड डेरिवेटिव के नाम से, और आपका लगभग 12th का 40 से 45% जो है पूरा कैलकुलस कवर करता है। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव बच्चों को बिल्कुल न्यू लगता है, बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो प्लीज़ आप एक बार वन शॉट से, या इसको आप, मैं तो कराने वाली हूँ, आप वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन अभी जो खाली जो गैप टाइम है आप प्लीज़ वहाँ पे उसको कवर करें। और कोनिक सेक्शन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, और साथ में स्ट्रेट लाइन, प्लीज़ साथ में क्या, स्ट्रेट लाइन, आप इनको अभी कवर कर लो, ताकि जब पढ़ाया जाए ना और टीचर बोले कि 11th में पढ़ा था तो बोले हाँ टीचर पढ़ा था। ठीक है,
नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी, इसको टफेस्ट चैप्टर में से भी माना जाता है। ये सारे के सारे एक टफेस्ट चैप्टर में से माने जाते हैं। ये तो टफ नहीं है माना जाता, लेकिन ये सब एक टफेस्ट चैप्टर में से माने जाते हैं। प्रोबेबिलिटी आपके क्लास 12th में भी है, 11th में भी है, तो 11th वाले पे ही बेस्ड होता है। तो आप प्लीज 11th की प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और साथ में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पढ़ लीजिएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज डायरेक्ट तो किसी चैप्टर में नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा यूज हर चैप्टर में दिखेगा। इवन आपको रिलेशन एंड फंक्शन में दिखेगा, 1-1 और 1-2 फंक्शन फाइंड करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी में दिखेगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में आपका ये यूजेज है। और मैं अगर पूरा मिला जुला के बोलूँ तो 11th को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। पर अगर नहीं पढ़ा है, बेकार चला गया 11th क्लास, 12th को रीस्टार्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल रीस्टार्ट करो। लेकिन इन चैप्टर को मान लो कि ये चैप्टर्स आपके 12th में इंक्लूडेड हैं, 11th वाले, हम इसको एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए। ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर पढ़ने मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन लगेंगे 11th क्लास के। तो इसको प्लीज़ आज ही से शुरू करो और इसको 7 दिन के अंदर पूरा का पूरा 11th का मैथ्स कंप्लीट करो। कंप्लीट ऑल 11th मैथ्स। और साथ में बच्चा एक मैथ्स के फॉर्मूले का नोटबुक बनाओ। मैथ्स के फॉर्मूले का एक नोटबुक बनाओ जहां पे आप पूरा फॉर्मूला लिख पाओ। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहूँगी। 11th के ये चैप्टर्स आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैथ्स ही नहीं, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं आपको लगता है कि हाँ 12th का वो चैप्टर उस 11th के चैप्टर पर डिपेंड करता है, तो आप उसको भी कवर करते हुए चलिए, ताकि आपको बाद में 1 साल की जर्नी बच्चा कब बीत जाएगी और आप कब अपने एग्जाम के पास आ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ऑल द बेस्ट आपकी न्यू बिगनिंग के लिए, एक नई जर्नी के लिए जो आप हमारे साथ शुरू करने वाले हैं। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।